Hello everyone. So in the last lecture we studied about work done due to static friction और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क डन हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। बट कभी भी किसी कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर, है ना, किसी कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण जो टोटल वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा, वो हमेशा जीरो होगा, है कि नहीं बच्चे? ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। इंडिविजुअल सरफेस पर वो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब हम टोटल निकालेंगे किसी एक कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर, ये दो बॉडी अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तो इस कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर इस पर और इस पर होने वाला टोटल वर्क डन जो होगा उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, तो चलो उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, लेट्स सी। तो बेटे मान लो मैंने एक लिया एग्जांपल, बोला जा रहा है बेटे, एक फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ 20 केजी। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन is acting on a block of 20 kg, on a block of 20 kg। ठीक है, a force of 10 न्यूटन is acting on a block of 20 kg। कहाँ गया, हाँ, 20 kg on a horizontal surface, on a horizontal surface, on a horizontal surface। ठीक है, on a horizontal surface with coefficient of friction with mu equal to 0.2। calculate the work done by the force, the work done by the force। ओके, फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा ये चीज हमें पता करने बोला गया है। तो चलो देखते हैं। तो बच्चे ये मान लो सरफेस हो गया और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रख दिया, कितने का बेटा? 20 केजी का। ओके, और इस पर हम क्या कर रहे हैं? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये किधर जाना चाहेगा? आप जब इधर धक्का दोगे तो ये इस तरफ जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? अगेंस्ट में लगेगा, तो इस तरफ क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा। ओके, नीचे क्या है बेटे? 20 जी यानी 200, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। तो ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बेटा? म्यू, मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है वो है म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू आपके पास क्या है? 0.2 और नॉर्मल आपके पास है 200। ठीक है, तो ये कट गया बेटा, देखो 40 न्यूटन। ठीक है, आपने फोर्स कितना अप्लाई किया है बेटा? 10 न्यूटन, और वो कितने स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकता है बेटा? 40 न्यूटन तक, 40 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकता है। तो आप खुद सोचो बेटा, क्या ये इसको मूव कर पाएगा? है ना, मूव कर पाएगा क्या? आप 10 न्यूटन ही लगा रहे हो और ये कितना अपोज कर सकता है? 40 न्यूटन तक। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है इसको अपोज करने की, इसके मोशन को अपोज करने की, वो है 40 न्यूटन, और आप सिर्फ 10 न्यूटन लगा रहे हो। तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? तो ब्लॉक चलेगा ही नहीं। तो जब ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? जीरो। फोर्स आपने कितना लगाया है? 10 न्यूटन। अब इस फोर्स के कारण अगर वर्क डन निकालने बोला जाएगा तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 10 इंटू जीरो, दैट इज जीरो। तो यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, जीरो वर्क डन होगा, बिकॉज कि ब्लॉक मूव ही नहीं करा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ ही नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गई कहानी इस चीज की। आगे बढ़ते बच्चे। सीरीज। अब देखो क्या हो रहा है बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल में। कहा जा रहा है एक ब्लॉक है कैपिटल एम का, उसके ऊपर एक ब्लॉक है स्मॉल एम का। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम एज शोन इन फिगर। द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्ट्स ऑन कैपिटल एम। इस कैपिटल एम पर एक
फोर्स लगाया जा रहा है कैपिटल एफ, ठीक है, एक्ट्स ऑन एम ड्यूरिंग टाइम टी, और कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। इफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ, ये वाला सरफेस क्या है, स्मूथ है, ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ एज्यूमिंग नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक्स, ओके, नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन ब्लॉक्स, मतलब ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है बेटा, एक साथ मूव कर रहा है ना, पूरे के पूरे सिस्टम क्या होंगे, एक साथ मूव करेंगे। अगली बात समझ में, आगे बोला जा रहा है बिटवीन, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स, फाइंड पार्ट ए वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स, ओके, और क्या निकालना है, वर्क डन बाय एफ ऑन द लोअर ब्लॉक, जो अप्लाइड फोर्स है उसके कारण, वर्क डन बाय एफ ऑन लोअर ब्लॉक, ये दो चीजें अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो अब देखो क्या करेंगे, अब आप इस तरीके के क्वेश्चन किए हो, है ना, फ्रिक्शन में हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, तो बेटा आपको पता है कि ये जब एक साथ मूव करेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक सिंगल बॉडी मान सकते हैं, और जब मैं सिंगल बॉडी मानूंगा तो इधर फोर्स एफ लगा रहा हूँ, यहाँ पर चूंकि फ्रिक्शन है नहीं तो ये इकलौता फोर्स का काम करेगा, तो इस होल सिस्टम, ये जो इंटायर सिस्टम है वो एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ेगा, और वो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इतना इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। तो जब आप देखो कि ये सिस्टम इधर जाएगा तो ये वाला ब्लॉक क्या चाहेगा बेटा, इस तरफ जाना है ना, ये वाला ब्लॉक इस तरफ जाना चाहेगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ, तो इस पर फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा, इसके रिएक्शन के तौर पर इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, अपोजिट में लग जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से हो रहा है आपका, ओके। अब देखो ऊपर वाला जो ब्लॉक है, छोटी वाली जो ब्लॉक है, उसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या हो रहा है, इसका मास m है, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, है ना बेटा, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, और इस पर एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ। तो आप बताओ इसमें जो इस तरफ एक्सेलरेशन होगा उसका कारण कौन है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, ये फ्रिक्शन फोर्स ही उसका कारण है, तो देयरफॉर, है ना, इस पर फोर्स इक्वेशन लिखूंगा तो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक के बीच में वो क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू ए, और देखो a कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आप ये देखो कि t टाइम में ये कितना आगे बढ़ेगा, है ना बच्चे, t टाइम में ये कितना आगे बढ़ेगा, तो चूंकि आपको पता है आपको कि s बराबर क्या होता है बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, तो ये पार्ट जीरो हो गया, हाफ एक्सेलरेशन आपको आया हुआ है, और t का स्क्वायर, ठीक है, हाफ at स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा बेटा, वो भी इस तरफ होगा, है ना, वो भी इस तरफ होगा। तो जो छोटी वाली ब्लॉक है उस पर कौन फ्रिक्शन कितना लग रहा है, F लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, तो वर्क डन ऑन स्मॉल ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चे, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट या S, ठीक है, तो फ्रिक्शन इज m इंटू एफ अपॉन m प्लस m इंटू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन इज f अपॉन m प्लस m इंटू क्या, t का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जा रहा है आपका क्या, तो हाफ इंटू m इंटू f अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर t स्क्वायर, ऐसा हो जा रहा है बेटा वर्क डन बाय स्मॉल ब्लॉक, ठीक है, वर्क डन बाय स्मॉल ब्लॉक कितना हो जा रहा है, हाफ इंटू m इंटू एफ अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर, देखिए क्या हो रहा है बेटा, हाफ at स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ f स्क्वायर t स्क्वायर m प्लस m, है ना, तो m इंटू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर m प्लस m, कुछ तो गड़बड़ है, m प्लस m का भी तो होल स्क्वायर होगा ना, कुछ गड़बड़ है, फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलरेशन करेक्ट है, f अपॉन, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है,
m इंटू कुछ तो इन्होंने गड़बड़ किया है कि नहीं, फ्रिक्शन इज इतना, एक्सीलरेशन इज इतना, f इंटू at स्क्वायर, हाँ स्क्वायर तो होगा भाई, ठीक है करेक्ट है अपना। ओके तो ये हो गया बेटा वर्क डन बाय स्मॉल ब्लॉक। अब देखो कैपिटल ब्लॉक की वजह से क्या होगा, कैपिटल ब्लॉक की वजह से, तो कैपिटल ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है बेटा, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस तरफ, है ना, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बच्चे आपका जो वर्क डन आएगा उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इस पर लगने वाला फ्रिक्शन और इसमें होने वाला डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है तो चलो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा, ये वाले ब्लॉक पर कैपिटल M, इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ, कितना बेटा, हाफ at स्क्वायर। तो देखो दोनों अपोजिट में है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस f इंटू डी हो जाएगा। तो f कितना आया था बेटा, f आया था m इंटू एफ अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, हाफ at स्क्वायर, जिसमें a कितना है, f अपॉन m प्लस m इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है तो माइनस, तो देयरफॉर माइनस m बाई 2 f अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर टी स्क्वायर। तो देखो ये वर्क डन ऑन लोअर ब्लॉक हो गया। ठीक है ये क्या हो गया बच्चे, वर्क डन ऑन लोअर ब्लॉक हो गया। तो ऊपर वाले पे जितना पॉजिटिव वर्क डन किया, नीचे वाले पर उतना ही उसने क्या किया, नेगेटिव वर्क डन किया फ्रिक्शन ने। ठीक है अच्छा अब आगे सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया, फ्रिक्शन के कारण दोनों ही ब्लॉक्स पर वर्क डन क्या होगा वो निकाल लिया हमने। ठीक है अब अगर हमसे पूछा जाता है वर्क डन बाय एफ ऑन लोअर ब्लॉक, ये जो अप्लाइड फोर्स है उसके कारण लोअर ब्लॉक पे वर्क डन कितना होगा। ठीक है तो देख रहे हो, देख पा रहे हो बेटा, है ना, कैपिटल F जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है कितना होगा, तो आपने देखा हाफ at स्क्वायर होगा, है ना बच्चे, हाफ at स्क्वायर होगा। तो पार्ट बी, वर्क डन बाय F ऑन लोअर ब्लॉक, तो ये हो जाएगा बच्चे, इधर F लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, कितना, हाफ at स्क्वायर, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव वर्क डन देगा बेटा F इंटू डी, तो F कितना है, F है, और डिस्प्लेसमेंट हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, F अपॉन m प्लस m इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा हाफ F स्क्वायर बाय m प्लस m टी स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक। ठीक है बेटा, तो सिंपल है, बट एक ही चीज है बेटे कि चीजें आपस में कनेक्टेड है ना, आपस में चीजें क्या है, कनेक्टेड है। देखो आप यहाँ पर ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप फर्स्ट चैप्टर यूज कर रहे हो, फिर आपने, है ना, फोर्स का वो देख पा रहे हो, तो आपको NLM आना चाहिए, ये FBD वगैरह, तो NLM आना चाहिए, फिर आप फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन के कंसेप्ट आना चाहिए। तो देखो एक एक चीज आपस में जुड़ती चली जाती है, पहले सिंपल था, अब धीरे धीरे ऐसे चीजें बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप पीछे की चीजें छोड़ोगे तो आगे बनेगा नहीं, ये फिजिक्स है। ठीक है फिजिक्स में हर चीज लिंक्ड है। ठीक है आप अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे ना बेटा, उसके 3 सेपरेट पार्ट है और तीनों आपस में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, एक पार्ट को पढ़े बिना दूसरा पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कतई नहीं है ऐसा, है ना, एक का नॉलेज दूसरे को पढ़ने में हेल्प करता है, एक चैप्टर का नॉलेज अगले चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करता है, तो आप किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। ओके ये फिजिक्स की खासियत होती है, आप छोड़ते चले जाओगे तो फिजिक्स आपसे पूरा का पूरा छूटता चला जाएगा, आप इसको स्टेप वाइज पकड़ते चले जाओगे, आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और रिजल्ट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है
तो ये कहानी हमसे हमारी क्लियर हो गई बच्चे। अब हम लोग बात करेंगे, चलो तो इसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी, है ना, कि कैसे फ्रिक्शन के साथ वर्क डन को सॉल्व करना है ना, फ्रिक्शन के साथ वर्क डन को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके बच्चे, नाउ वी विल स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक, दैट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहता है ये समझते हैं। तो मान लो बच्चे, काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता ही है ना, जब रिलेटिव स्लाइडिंग होता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। आ रही बात समझ में? जब रिलेटिव स्लाइडिंग होता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जब रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होता है तो वहां स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया। काइनेटिक फ्रिक्शन वाले में रिलेटिव स्लाइडिंग होगा दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है। तो मान लो बच्चे कि एक ब्लॉक है, वो किसी स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, इसका सरफेस क्या है, स्मूथ है, और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कैपिटल एम, ये मान लो स्मॉल एम, और अगर आपसे बोला जाता, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है बेटे, ये मान लो ओरिजिन है, इस ये जो है मान लो चल रहा है, ठीक है, ये मान लो क्या हो रहा है, चल रहा है विथ रिलेटिव स्पीड, है ना, ये रिलेटिव स्पीड के साथ चल रहा है सपोज। तो बेटा बोला जा रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन if small block, ठीक है, has relative sliding x with respect to big block से वो x का रिलेटिव स्लाइडिंग शो करता है। तो मान लो बच्चे, ठीक है, मान लो कि स्टार्टिंग में ये दोनों कहाँ थे, यहाँ पे थे, है ना, स्टार्टिंग में ये कहाँ थे, ओरिजिन पे थे ये दोनों, ठीक है। फिर जब ये चलना शुरू करेगा बेटा, है ना, पहले ये ऐसा था, ओके, है ना, ये सब क्या थे, ओरिजिन पे थे, चलना शुरू किया, रिलेटिव स्लाइडिंग हुआ, चलेगा तो बेटा दोनों ही चलेगा, ठीक है ना। सोचो, ये अगर इस तरफ चलना चाहेगा तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, इस तरफ लगेगा ना काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन के क्या बोलते हैं, रिएक्शन के तौर पर इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो जब ये आगे बढ़ेगा बेटा, तो इस फोर्स के कारण ये भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि नीचे का सरफेस क्या है, स्मूथ है, ठीक है। तो दोनों ही ब्लॉक क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब मान लो सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, ये ब्लॉक ऐसा हो गया और दूसरा ब्लॉक ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये मान लो ये अब कितना हो गया, x1 हो गया, और ये मान लो कितना हो गया, x2 हो गया, ठीक है बेटे। अब मान लो ये x2 हो गया, बिगर ब्लॉक, तो ये m और ये कैपिटल M, ठीक है बच्चे। तो अब आप देख पा रहे हो, है ना, अब आप देख पा रहे हो कि ये जो छोटा ब्लॉक था वो पहले 0 पे था, अब कहाँ पे चला गया बेटा, x1 पे, है ना। तो इस छोटे वाले ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, तो आप देख पा रहे हो x1 का, है ना। इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा था, अपोजिट में, है ना, इधर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस पर जो वर्क डन होगा बेटे, है ना, वर्क डन ऑन स्मॉल ब्लॉक, वर्क डन ऑन स्मॉल ब्लॉक, बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली बेटा इस पर नेगेटिव वर्क डन होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है और फ्रिक्शन इस पर इस तरफ लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ के इंटू x1, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, बड़ा वाले ब्लॉक पर देखो किधर फ्रिक्शन लग रहा है, अपोजिट में, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x2, ठीक है। तो इस पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन बिग ब्लॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ के इंटू x2, है ना। इस पर पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो दिस इज 2। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, एक ब्लॉक पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, और एक पर क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है।
अब एक चीज और देखो कि इसमें जो इसका जो x2 है वो क्या है, छोटा है, और इसका x1 क्या है, बड़ा है। मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, क्योंकि Fk तो दोनों पे बराबर है, फ्रिक्शन दोनों पे बराबर है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है। तो इन दिस कंडीशन आप क्या देख रहे हो कि जो पॉजिटिव वर्क डन है वो छोटा है और नेगेटिव वर्क डन क्या है, बड़ा है ना, नेगेटिव वर्क डन क्या है, बड़ा है। आगे बात समझ में। तो बेटा जब मैं टोटल वर्क डन करूंगा, है ना, टोटल वर्क डन करूंगा बाय द फ्रिक्शन, देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जहां कांटेक्ट हो रहा है उस सरफेस पर अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड करो, देखो तो क्या हो रहा है, माइनस एफ के एक्स वन प्लस एफ के एक्स टू। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से माइनस एफ के बाहर ले लूं तो क्या हो जाएगा बेटा, x1 माइनस x2 हो जाएगा, है ना, x1 माइनस x2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटे आपको। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये कहता है कितना चलता है, इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये कितना चलता है बेटा, बोलता है x, है ना, क्वेश्चन में ही गिवन है ना, इनिशियली कह रहा है कि रिलेटिव स्लाइडिंग कितने का होता है, x, सो दिस इज x। तो ये x कैसे निकालो, ये टोटल x1 है, ये x2 है, तो ये क्या होगा बेटा, x1 माइनस x2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 जो है वो क्या है, x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस एफ के एक्स। ठीक है, जो टोटल वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, माइनस एफ के एक्स। अच्छा, एफ के कैसे निकाल सकते हो बेटा, इधर नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, तो एफ के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू के इंटू नॉर्मल, यानी म्यू के इंटू mg, है ना, म्यू के इंटू mg। तो देयरफॉर, है ना, जो टोटल वर्क डन है w नेट, है ना, वो कितना हो रहा है, देखो माइनस एफ के कितना हो गया, म्यू के mg और x, माइनस म्यू के mg इंटू x, ये टोटल वर्क डन हो रहा है। तो भाई इस पूरे डिस्कशन से आपको क्या समझ में आया, इस पूरे डिस्कशन से हमें समझ में आया कि जब हम वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं तो उसके कारण एक सरफेस पर, है ना, किसी कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर जब हम वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन देखते हैं तो एक सरफेस पर क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन होता है, और दूसरे सरफेस पर क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव वर्क डन होता है, मोर नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, एक पर पॉजिटिव और उससे ज्यादा दूसरे पर क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। तो ओवरऑल जब हम करेंगे नेट वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो फ्रॉम द होल डिस्कशन वी कंक्लूड दैट नेट वर्क डन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वो हमेशा नेगेटिव होता है। नेट वर्क डन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जीरो नहीं होगा, है ना बच्चे, इसमें जीरो नहीं होगा। तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेट क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। और स्टैटिक में हमने क्या सीखा कि इस पे जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट नेट हमेशा क्या होगा, जीरो। वहां पर नेट हमेशा जीरो होता था, यहाँ पर नेट हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो ये पूरे डिस्कशन से हमें समझ में आया वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ओके सीरीज। चलो भाई, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा एक ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। एग्जांपल, लैंग्वेज नहीं लिख रहा, बहुत बड़ा है। तो ये एंगल आपको दिखा रहा है कितना,
37 डिग्री। तो एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा 37 डिग्री का, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। बोलता है इस ब्लॉक का मास क्या है 2 kg, 2 kg ब्लॉक का एक मास है और इसको पुश डाउन किया जाता है विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, है ना। इधर से एक फोर्स लगाया जाता है F इक्वल टू 20 न्यूटन का, और acting parallel to the incline it is found that the block moves down the incline with an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेट होता है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको उसका एक्सेलरेशन भी दे दिया, ठीक है। फिर बोलता है कि इफ द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, यानी इनिशियली इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था बेटा 0 था, रेस्ट से स्टार्ट किया, ओके। और बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन पार्ट ए बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इन द फर्स्ट सेकेंड, इन द फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पार्ट by the weight of the block, by the weight of the block in the first second, by the weight of the block in the first second, okay। और तीसरा क्या बोल रहा है by the frictional force, part C, by the frictional force, frictional force in the first second, in the first second, ठीक है। by the frictional force acting on the block in the first second। क्लियर है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो तो क्या होगा समझते हैं। सबसे पहले देखो बेटे कि इसका जो है वेट लगेगा नीचे की तरफ, है ना बच्चे, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, कितना हो जाएगा mg यानी 2g, ओके। और आपको पता है कि ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी क्या होगा बेटा 37 डिग्री, और इसके कंपोनेंट टूटेंगे इधर 2g cos 37, cos 37 कितना हो जाता है बेटा 4/5, है ना, 4/5। सिमिलरली इधर आएगा क्या बेटा 2g sin 37, sin 37 क्या होता है बेटा 3/5, तो ये इधर हो गया। अब देखो आप ब्लॉक किधर जा रहा है बेटा नीचे जा रहा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा ऊपर की तरफ, सो फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड। अच्छा फ्रिक्शन कैसा होगा, क्योंकि ब्लॉक मूविंग है, मूविंग है तो क्या लगेगा काइनेटिक लगेगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये कुछ हाल हो रहा है इसका। और क्या लगेगा बेटा इधर लगेगा नॉर्मल, है ना, इधर हो जाएगा नॉर्मल। तो ये सारी चीजें हो रही है ना, आगे बात समझ गए। अब बोल रहा है कि पहले सेकंड में, तो जब ब्लॉक यहाँ से मान लो मूव होकर के यहाँ आ गया तो एक डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, है ना, मान लो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ d का हुआ। तो क्या आप बता सकते हो बेटा कि पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो चूंकि आपको पता है s इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना। रेस्ट से स्टार्ट किया था बेटा u 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 और टाइम आपको बोल दिया है बेटा 1, ठीक है। तो 2 5 जा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो 5 मीटर हो रहा है ना बच्चे। डिस्प्लेसमेंट जो 1 सेकंड में होगा वो 5 मीटर होगा, समझ गए। अब देखो पार्ट ए, पार्ट ए में हमें क्या निकालने बोल रहे हैं अप्लाइड फोर्स के द्वारा। तो अप्लाइड फोर्स कितना है बेटा 20 न्यूटन, कितना चला 5 मीटर, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वर्क डन इज, है ना, पढ़ा है ना बेटा FD cos थीटा, जब सेम डायरेक्शन में होगा थीटा क्या होगा 0, cos 0 क्या होता है 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा F into D। तो F is 20 and D is 5, that is 100 जूल। तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है 100 जूल का, किसके द्वारा अप्लाइड फोर्स के द्वारा। फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो आपको पता है वेट कौन सा है बेटा ये, और याद करो हमने क्या बोला था फोर्स का वो कंपोनेंट काम करता है जो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेट का इस तरफ का कंपोनेंट कौन है बेटा ये है, तो ये वर्क डन करेगा, है ना बच्चे, तो ये वर्क डन करेगा। तो देयरफॉर वर्क डन बाय वेट क्या हो जाएगा बच्चे, वेट हो जाएगा, है ना, 2g into 3/5, ये फोर्स का कंपोनेंट हुआ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज 5,
तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया बेटा, 3 2 6, 6g हो गया, यानी 60 जूल हो गया, है ना बेटे। तो वर्क डन बाय वेट इज 60 जूल, है ना, ये भी समझ में आ गया आपको। तीसरा पार्ट बोल रहे हैं कि बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा। तो अब बच्चे आप ये आपको एफ के निकालना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको म्यू के चाहिए, म्यू के गिवन है क्या, म्यू के नहीं गिवन है। कैसे निकालें सर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। कौन सा तरीका लगाएं, तो देखो क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन गिवन है ना बच्चे, एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप क्या करो फोर्स इक्वेशन लिखो वहां पे, फ्री बॉडी डायग्राम उसका हो गया। इस तरफ क्या लग रहा था बेटा, 2g मतलब 3 2 6g/5, 6g/5 इस तरफ, और इधर लग रहा है क्या 20 न्यूटन, और एफ के लग रहा है इधर, और हो क्या रहा है इसमें एक्सेलरेशन कितने का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ बेटा, है ना, बॉडी इस तरफ जा रहा है तो इधर का फोर्स बड़ा है, इधर कौन कौन सा लग रहा है 6g/5 और प्लस 20, तो 6g/5 प्लस 20 माइनस एफ के करोगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स निकल जाएगा। नेट फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो 6g प्लस 20 माइनस एफ के इक्वल्स टू 20, ठीक है। आगे बात समझ में, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, 20 ओके, 6g/5, हाँ, तो ये क्या हो जा रहा है बेटा, ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जा रहा है, देयरफॉर एफ के इक्वल टू जो आ रहा है वो आ रहा है 6g/5, है ना, एफ के इक्वल टू क्या आ रहा है 6g/5, समझ गए। तो आपको देखो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया बेटा, तो अब आप आसानी से इसके कारण वर्क डन निकाल सकते हो। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा बच्चे, अब बताओ वर्क डन फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, वर्क डन क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस डब्ल्यू इंटू डी, तो माइनस डब्ल्यू कितना है बच्चे, डब्ल्यू है हमारे पास, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, एफ के इंटू डी, तो एफ के कितना आया 6g/5, 6g/5, तो 6 10/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 5, तो ये 5 5 कैंसिल हुआ बेटा, ये क्या आया -60 न्यूटन। सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज -60 न्यूटन। लेट्स सी द आंसर, -60 जूल करेक्ट है, -60 प्लस 60 एंड प्लस 100, ओके करेक्ट, ठीक है, समझ गए बच्चे। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको पीछे की चीजें याद है तो आप आसानी से कर सकते हो, पीछे की चीजें नहीं याद है तो बहुत तकलीफ है भाई, बहुत तकलीफ है ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। See this next example, क्या कह रहा है बच्चे कि एक an inclined plane is moving up with constant velocity v an inclined plane is moving up with constant velocity v, with constant velocity v, with constant velocity v, a block kept on an a block kept on inclined plane is at rest, okay, is at rest. Calculate the work done, calculate the work done by gravity, friction force and normal reaction on block in time t,
इन टाइम टी टाइम में कितना वर्क डन होगा इन फोर्सेस की वजह से, तीन फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटी, फ्रिक्शन और नॉर्मल, इसकी वजह से निकालना है। डायग्राम गिवन है बेटे, डायग्राम गिवन है। ओके, ये एंगल है थीटा, इस पर रखा है ब्लॉक और ये होल सिस्टम जो है वो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये होल सिस्टम v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इसका मास आपको m गिवन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू बोला है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर कितना है, म्यू है, और इन चीजों की वजह से आपको वर्क डन निकालने बोल रहा है। ये बोल रहा है इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे इतनी कहानी समझ में आपको, तो ओके बेटे चलो देखते हैं क्या क्या होगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसका वेट क्या लगेगा बेटा, नीचे लगेगा mg, है ना, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। तो ये ऐसा हो जा रहा है। अब आप सोचो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाने की, है ना, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी। तो ऊपर में क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन, है ना, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा F। ओके, क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा फ्रिक्शन बेटा, तो आपको पता है। और इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, है ना, ऐसे फोर्सेस लग जाएंगे। ओके, अब आप बताओ कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो कितना लगेगा, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल किसके बराबर होगा बेटा, इसके बराबर। तो म्यू इंटू नॉर्मल क्या है, mg cos थीटा। तो दिस मच इज फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ब्लॉक किधर मूव हो रहा है, ब्लॉक ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो ये जो ब्लॉक है इस प्लेन पर वो ऊपर जाएगा, कितना चला जाएगा बेटा, टी टाइम में, v वेलोसिटी से जा रहा है, टी टाइम में v इंटू टी चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की तरफ हो जा रहा है v इंटू टी। ठीक है, v इंटू टी। पहला चीज किसकी वजह से निकालने बोल रहा है बेटा, ग्रेविटी की वजह से। तो पहला पार्ट मैं निकाल रहा हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। आप देखो बेटा ग्रेविटी यानी वेट, है ना, ग्रेविटी का, ग्रेविटी मतलब क्या हुआ, वेट। वेट किधर लग रहा है, नीचे, mg, ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर। ठीक है बेटा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल, है ना, अब पैरेलली अपोजिट है, तो एंगल कितना हुआ बेटा, 180 डिग्री, है ना। अपोजिट में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स F डॉट डी, है ना, यानी एफ डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा, थीटा कितना बेटा, 180 डिग्री, कॉस 180 क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस एफ इंटू डी सिंपली, है ना। तो बेटे एफ कितना है, देखो एफ है mg, तो माइनस mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, v इंटू टी। तो देखो क्या आ गया आपके पास, माइनस mg vt, है ना, माइनस mg vt। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन t सेकेंड, दिस इज द वर्क डन इन बाय ग्रेविटी इन t सेकेंड, माइनस mg vt, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है फ्रिक्शन फोर्स के कारण। फ्रिक्शन फोर्स देखो किधर लग रहा है, इस तरफ, है ना बेटे। ओके, हमारा फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है ना, फ्रिक्शन इधर है। आप एक चीज देख पा रहे हो बेटा, ये अगर थीटा है ना, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इधर जो फ्रिक्शन लग रहा था वो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसके कंपोनेंट तोड़ सकते हैं हम। इधर क्या आएगा बेटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या जाएगा, एफ साइन थीटा। तो मैंने आपको क्या बोला है कि हमेशा वर्क डन कौन करता है, वर्क डन फोर्स का वो कंपोनेंट करता है जो उसके, आ रही बात समझ में, जो उसके पैरेलल आता है। किसके पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है बेटा, और फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है, एफ साइन थीटा। तो यही वर्क डन करेगा इसके ऊपर, है ना। तो क्या हो जाएगा वर्क डन बाय, तो पार्ट बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इस तरफ कितना है, f sin थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, v इंटू टी। तो वर्क डन इज f sin थीटा इंटू vt, f sin थीटा इंटू vt। अच्छा, f कितना है, फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जा रहा है म्यू mg cos थीटा sin थीटा इंटू vt। ठीक है, म्यू mg cos थीटा sin थीटा इंटू vt। अच्छे से समझा आप सभी ने बच्चे, क्लियर है। तो देखिए क्या है आंसर इसका, म्यू mg, कुछ गड़बड़ हुआ, अच्छा ठीक है, म्यू mg vt साइन थीटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, mg साइन थीटा,
फ्रिक्शन, ओके। यहाँ पर हमने एक गड़बड़ किया, इसलिए ये गलत आ रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखो बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पर रेस्ट में म्यू एम जी कॉस थीटा, यानी म्यू इनटू नॉर्मल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा क्या, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा क्या, नहीं लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अप्लाइड फ्रिक्शन क्या है बेटा, mg sin थीटा। अप्लाइड फोर्स क्या है, mg sin थीटा। तो आपको पता है कि बॉडी रेस्ट में कब रहती है, जब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा, इसके बराबर होना चाहिए। ये तो मैक्सिमम हो गया, लिमिटिंग हो गया, है ना, ये लिमिटिंग यहाँ पर लगेगा नहीं, ठीक है। तो आपको जो है ये फ्रिक्शन जो है वो सिंपली किसके बराबर हो जाएगा बेटा, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखो f sin थीटा इंटू vt है, उसमें से f के जगह क्या लग जाएगा, mg, है ना, mg sin थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा mg sin थीटा इंटू mg sin थीटा इंटू sin थीटा, तो mg sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। mg sin स्क्वायर थीटा इंटू बीटी, mg sin स्क्वायर थीटा इंटू बीटी। नहीं समझा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या बोला बेटा कि ये ब्लॉक रेस्ट में है ना, ये ब्लॉक रेस्ट में है। तो ब्लॉक रेस्ट में क्यों है बेटा, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा कोई फोर्स। इस फोर्स को कौन बैलेंस कर सकता है, फ्रिक्शन ही बैलेंस कर सकता है ना। तो दैट मींस कि फ्रिक्शन अभी कितना है, mg sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस तरफ फ्रिक्शन का कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, f sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, vt, तो f sin थीटा इंटू vt होगा, ठीक है। तो जिसमें से f कितना है, mg sin थीटा। तो जब मैं इसके बदले mg sin थीटा रखूंगा तो mg sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, mg sin स्क्वायर थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना, vt, तो mg sin स्क्वायर थीटा इंटू vt हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट कह रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन के कारण, तो नॉर्मल रिएक्शन देखो किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा, है ना बेटे। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा, अच्छी बात है। और ये एंगल क्या है बेटा, थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी क्या होगा बेटा, थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इस n का कंपोनेंट तोड़ो, n का कंपोनेंट इस तरफ क्या आएगा, n cos थीटा, है ना बेटे, क्या हो जाएगा, n cos थीटा, जिसमें n किसके बराबर है, mg cos थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ठीक है। तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वो भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा फोर्स काम करेगा बेटे, नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है वही तो काम करेगा, है ना बेटा, उसी के कारण वर्क डन होगा, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, पार्ट सी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वर्टिकली अप, तो वो वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यानी n cos थीटा इंटू vt लेना पड़ेगा। अब n कितना है बेटा, n इतना है, mg cos थीटा और cos थीटा इंटू vt, तो ये हो गया बेटा mg cos स्क्वायर थीटा इंटू vt। दिस इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो हमने सभी फोर्सेस के कारण जो इस पर वर्क डन हो रहा था वो हमने फाइंड आउट किया। ओके बच्चे, तो दिस वाज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काफी सारे हमने एग्जांपल इसके ऊपर कर लिए। ओके चलो हम अब आगे बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, सॉरी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब याद करो कभी हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है क्या, ठीक है। अब बताओ बच्चे, अगर किसी को ये ना पता हो कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, जो हमने पहले पढ़ा है पीछे टॉपिक में, अगर किसी को स्प्रिंग फोर्स नहीं पता होगा तो क्या उसको ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको पीछे के जो टॉपिक्स हैं वो रेगुलर रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो भूल रहे हो तो जैसे ही आपको लगता है कि दोबारा वो टॉपिक
रिपीट हो रहा है तो तुरंत से उसको वापस जा करके रिवाइज करना चाहिए। या तो आप पहले से रिवाइज्ड रहो, या फिर जैसे ही आपको दिखता है कि टॉपिक रिवाइज हो रहा है, उस टॉपिक का फिर से चर्चा हो रहा है, तो आप उस टॉपिक को जाइए, फिर से दोबारा पढ़िए, तब आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो बच्चे अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूं तो आपको पता है कि अगर एक स्प्रिंग ले लूं मैं, है ना, ऐसा एक स्प्रिंग ले लूं, तो अगर आप स्प्रिंग को नॉर्मली छोड़ देते हो तो वो क्या कहलाता है, उसका नेचुरल लेंथ कहलाता है ना बेटे, वो उसका क्या कहलाता है, नेचुरल लेंथ कहलाता है। अगर आप इस स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच करो, कितना स्ट्रेच कर लो बेटा, x स्ट्रेच कर लो, तो आपने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ करा बेटा, तो आपको पता है कि जिस तरफ आप डिस्प्लेस करोगे उसके अपोजिट में क्या लगता है, फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कितना होता है, माइनस के इंटू एक्स। याद है आपको, एफ एस इक्वल टू क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स। यहाँ माइनस क्या शो करता है बेटा, जिस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट करोगे उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। यानी अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो फोर्स क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो फोर्स क्या लगेगा, बाहर की तरफ। मतलब जिस तरफ आप इसको डिस्प्लेस करोगे नेचुरल लेंथ से, उस तरफ उसके अपोजिट में आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया बेटा, माइनस एफ के एक्स। ठीक है, ऐसा। अब अगर मुझे इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है, ठीक है, मान लो इसके कारण हमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx। ठीक है, अगर मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, देखो बेटा आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमें इसमें तकलीफ हो रहा है, किसमें, इंटीग्रेशन में। देखो इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन उसका बेसिक जो 2-3 फॉर्मूले हैं, स्टार्टिंग के जो 2-3 फॉर्मूले हैं, वही बेसिकली यूज होता है बेटा। ठीक है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि मान लो बेटा एक रूल है, रूल नंबर 1, अगर मान लो y इक्वल टू क्या हो, मान लो y इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, एनी कांस्टेंट, सपोज वो कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, c। अब इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट तो रहेगा ही, इनटू x हो जाएगा cx। ठीक है, y dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cx। अब जो इंटीग्रेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक विदाउट लिमिट और एक विथ लिमिट। ठीक है, एक विदाउट लिमिट और एक विथ लिमिट। विदाउट लिमिट रहेगा तो अपने मर्जी से यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, और विथ लिमिट रहेगा तो क्या होगा, आपको बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत था कि लिमिट हुआ तो क्या होगा, अरे लिमिट हुआ तो कुछ ऐसा नया नहीं आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन y dx, x के रिस्पेक्ट में होगा तो x1 से लेकर के x2। x1 का मतलब क्या हुआ, x इनिशियल, और ये क्या हुआ, x फाइनल। ठीक है, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो ये c इंटू एक्स आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको ये लिमिट रखना है। ठीक है, लिमिट रखना है कहां से कहां तक, x1 से x2। तो कैसे रखना है, ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर कर लेना है। तो बचा क्या बेटा, x, तो x में रखना है आपको x1 और x2। ठीक है, तो कैसे रखना है, अपर लिमिट को रखना है। ठीक है, अपर लिमिट को रखना है, फिर माइनस लगाना है, और माइनस क्लिक करके ये लोअर लिमिट रखना है x1। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन y dx, x1 से x2 तक क्या हो गया, ये हो गया। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये एक रूल है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लेकर के मैं समझाऊं आपको, डेटा लेकर के समझाऊं, तो जैसे कि मैं बोलता हूं, बहुत सिंपल है बेटा, लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैं बोलता हूं कि y बराबर मेरे पास क्या है, 5 है, इसको इंटीग्रेट करो x1 इक्वल्स टू 2 से लेकर के 2, x2 इक्वल्स टू 6 तक। ठीक है, ऐसा। तो क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन y dx, है ना, x1 कितना है बेटा 2, x2 कितना है 6, तो 2 से लेकर के 6 तक। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना, मैंने क्या बोला था बेटा, जब इंटीग्रेशन आप इसका करोगे तो y कितना है आपके पास 5, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 dx, है ना, y कितना है आपके पास 5 है, तो 5 dx हो जाएगा। अब 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन किसका करोगे, dx का, 2 से 6। ठीक है, या फिर आप
ऐसा कर सकते हो। अभी जो आपने रूल पढ़ा है ना, क्या पढ़ा बेटा, c इंटू एक्स हो जाता है, तो c कितना है 5 और x, तो ये हो गया आपका। लिमिट रखोगे बेटा 2 से 6, लिमिट किस में रखाता है बेटा, जो वेरिएबल होता है। तो 5 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है x, तो 2 से 6, तो क्या हो जाएगा बेटा 5, अपर लिमिट क्या है 6, लोअर लिमिट क्या है 2, तो 6 माइनस 2 क्या हो गया बेटा 4, तो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, आ गया देखो आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये सबसे सिंपल पहला रूल हुआ। इसके अलावा दूसरा रूल, सेकेंड रूल, ये 3 रूल ही यूज होते हैं बेटा, 3 रूल, इसके बाद बहुत रेयरली यूज होते हैं। तो इससे अगर आगे का कुछ यूज होगा तो आई विल टेल यू अगेन, ओके। ये पहला रूल सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या है देखो, सेकेंड है बेटा कि अगर y बराबर ऐसा पावर रहे x टू द पावर n, ठीक है, पावर का फॉर्म रहे, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू हो जाता है, पावर के केस में पावर जो है बेटा एक ऐड हो जाता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो और चूंकि अगर लिमिट नहीं यूज करोगे तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आएगा, और अगर लिमिट वाला करा तो क्या होगा, y इक्वल्स टू, अगर x टू द पावर n है, इंटीग्रेशन y dx करोगे x1 से x2 तक, तो क्या हो जाएगा बेटा, x रखोगे आएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसमें फिर से वही क्या करना है, लिमिट रख देना है x1 से x2, सिंपल। ठीक है, तो ये विदाउट लिमिट वाला, ये विथ लिमिट वाला। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं, एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि y बराबर क्या है, सपोज x है। ठीक है, y बराबर सपोज x है, x है तो इसका पावर क्या है बेटा 1 है, तो देयरफॉर जब मैं इंटीग्रेशन y dx करूंगा और मैं बोलता हूं कि इंटीग्रेट करो इसको फ्रॉम x1 इक्वल्स टू 1 टू x2 इक्वल्स टू 4 तक, ठीक है, अगर ऐसा बोला तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, है ना, x1 टू x2, तो बेटा y आपके पास क्या है, y क्या है, x है, तो x रखो, dx है ना बेटे, कहां से कहां तक, x1 कितना है आपके पास 1, और ये क्या है 4। ठीक है, तो आपको किसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ना, x को इंटीग्रेट करना है, इसका पावर कितना है 1, पावर 1 है, तो आपको उस पावर को क्या करना है, 1 बढ़ा देना है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 2, और इसी चीज को नीचे में डिवाइड करना है, तो अपॉन 2 हो गया, तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेकर के 4 तक, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो ये लिमिट रखा जाता है वो किस में रखा जाता है, वेरिएबल में। वेरिएबल कौन है, x, 2 क्या है, कांस्टेंट, तो 2 को बाहर करो और उसके वेरिएबल में लिमिट रखो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 और x स्क्वायर बच जाएगा 1 से 4, पुट करो बेटा 1/2, x के बदले 4 रखोगे 4 स्क्वायर और फिर 1 रखोगे 1 स्क्वायर, तो 1/2, 4 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 16 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 15/2 दैट इज 7.5। ठीक है, 7.5। तो ये दो मोस्टली यूज होते हैं बेटा। ठीक है, ये दो मोस्टली यूज होते हैं सबसे ज्यादा, ओके, सबसे ज्यादा। और तीसरा क्या है बेटा कि एक से ज्यादा टर्म हुए तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा टर्म हुए तो हर एक को इसी रूल से इंटीग्रेट करते चलेंगे, है ना, सभी टर्म्स को। ठीक, तो देखो बेटा यहां पर अगेन वापस आते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो आपने देखा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट में लगता है। अगर मान लो हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया dx, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब देखो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि x बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगा, है ना, x बदलेगा तो स्प्रिंग फोर्स बदल जाएगा, है ना। अब अच्छे से पता है कि ये क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला होता था fx dx, है ना बेटा, x1 टू x2, तो यहाँ इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो fx जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा, माइनस kx, और ये dx x1 से x2, ठीक है, x1 से x2, ओके। तो देखो बच्चे क्या हो गया आपका, माइनस के कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले लेंगे x dx, ठीक है, x1 से x2। तो बताओ बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका क्या है 1 है ना, तो माइनस के 1 है तो क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2/2 x1 से x2 तक, ठीक है, x1 टू x2 तक। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे
तो अपर लिमिट रखोगे बेटा x2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखोगे x1, तो x1 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो रहा है, माइनस हाफ के x2 माइनस x1 है ना, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का। अगर इसके नेचुरल लेंथ को रेफरेंस माना जाए, है ना, अगर इसके नेचुरल लेंथ को स्प्रिंग ये माना जाए क्या, रेफरेंस, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, जीरो। तो इनिशियली वो कहां था बेटा, जीरो पर था, तो x1 क्या हो जाएगा आपका, इफ नेचुरल लेंथ इज considered as reference, तो इन दैट कंडीशन x1 जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और x2 को मैंने मान लिया क्या, x, देखो यहीं से x लिया है, तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू माइनस हाफ k, और x1 उधर चूंकि जीरो हो गया तो बचेगा क्या, x2, और x2 क्या है, x, तो x स्क्वायर, तो माइनस हाफ के x स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन जो आया स्प्रिंग फोर्स के कारण वो क्या आया, माइनस हाफ के x स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ के x स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला। तो या तो आप इस फोर्स को, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, या तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। क्लियर है बेटे, अच्छे से समझा। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है, आप इलोंगेशन करोगे तो लेंथ क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, कंप्रेशन करोगे तो लेंथ क्या होगा, नेचुरल लेंथ से घट जाएगा। दोनों ही कंडीशन में, है ना, x अगर इधर लोगे तो प्लस में आएगा, इधर लोगे तो माइनस में आएगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर टर्म है तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन में भी पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन में भी नेगेटिव होता है। ठीक है, इलोंगेशन में भी नेगेटिव और कंप्रेशन में भी नेगेटिव, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्या इसके कारण कभी पॉजिटिव वर्क डन भी हो सकता है, यस, पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है। कब बेटा, जैसे कि देखो फॉर्मूला हमेशा वही यूज करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। आप दूसरे तरीके से भी इसको चेक कर सकते हो कि माइनस होगा कि प्लस होगा। ठीक है, तो जैसे कि देखो ये इसका नेचुरल लेंथ है ना, ये इसका नेचुरल लेंथ है। अब अगर मैंने इसको खींचा, ठीक है, यहाँ पर खींचा तो बेटा आपका स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। अब मैं यहाँ से इसको छोड़ दूं, है ना, यहाँ से जब मैं छोड़ दूंगा तो फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, और ब्लॉक किधर मूव करने लगेगा, इस तरफ। तो इस दौरान क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। सिमिलरली अगर हमने इसको कंप्रेस किया है, कंप्रेस करके यहाँ ले आया, कंप्रेस करके यहाँ लाया, तो अभी डिस्प्लेसमेंट आपने इधर किया है नेचुरल लेंथ से, तो स्प्रिंग फोर्स आपका क्या लगेगा, अपोजिट में लगेगा, है ना। अब अगर यहाँ से मैं छोड़ू, इसको रिलीज करूं, तो ये भागेगा इस तरफ ब्लॉक, है ना, अपने नेचुरल लेंथ की तरफ। हमेशा स्प्रिंग क्या कोशिश करता है, अपने नेचुरल लेंथ को गेन करने की कोशिश करता है। तो ये ब्लॉक जो है वापस इधर चलने लगेगा। तो इस दौरान भी क्या होगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, तो इधर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द इलोंगेशन या ड्यूरिंग द कंप्रेशन वो क्या होता है, नेगेटिव। और जब आप उसको फ्री छोड़ दोगे, तो जब वो अपने नेचुरल लेंथ को गेन करने लगेगा, उस दौरान उसका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटे, तो वी फिनिश्ड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बच्चे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो आई रिक्वेस्ट कि एक बार आप जो है स्प्रिंग फोर्स को फिर से देख लो, और उसके बाद आओगे तो मैं कल इसके ऊपर एग्जांपल्स कराऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, चलो बाय बाय।